हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बॉन्ड एंड ग्लेजिंग का यूजिंग प्रोसेस बताऊंगा। यूजिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि क्या होता है, काफ़ी कस्टमर को पास जो सैंपल पहुंचता है वो अगर इस वीडियो को भी देख करके यूज़ कर सकते हैं। पर मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जब भी आपको हमारा सैंपल रिसीव होता है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करके ही यूज़ करें, तो आपको जो डिज़ायर रिज़ल्ट होता है वो मिल सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं कि इसका यूजिंग जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कलर मिक्सचर होता है। कलर मिक्सचर पे सबसे पहले आपको सैंड डालना है, कोर्स एग्रीगेट डालना है। कोर्स एग्रीगेट बोले तो 4 to 6 mm एंड सीमेंट एंड उसमें आयरन ऑक्साइड पिगमेंट। अगर आप कोई कलर्ड पेवर बनाते हैं, चाहे येलो रेड जो भी आप बनाते हैं, ऑरेंज, तो उसमें सबसे पहले आपको कलर डालना। ये सारा कुछ डाल करके इंग्रेडिएंट्स, और उसको सबसे पहले विदिन 2 मिनट्स तक ड्राई मिक्स करना है। और ड्राई मिक्स करने के बाद उसमें डिपेंड ऑन कि आपका कितना वाटर लग रहा है। जितना भी वाटर लग रहा है उसका 80% वाटर पहले डाल देना है, और 20% वाटर में केमिकल मिला के हाफ बैग सीमेंट में, मतलब 25 kg सीमेंट में आपको 300 ml मिला के इसको डालना है। और इसको 300 ml डालने के बाद अगर आपको कुछ नीडेड पड़ता है तो आप उसमें ऊपर से भी 1.5 लीटर वाटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन के बारे में, कि मैं कंपोजिशन आपको नहीं बता रहा हूँ, तो अगर आप कंपोजिशन जानना चाहते हैं कि कौन सा कंपोजिशन आपके लिए, कौन सी स्ट्रेंथ के लिए परफेक्ट रहेगी, तो ये आपको कंसल्ट करना पड़ेगा हमारी टेक्निकल टीम से, क्योंकि सब जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। कि कोई M20 बनाता है, कोई M25 बनाता है, कोई M30 बनाता है, कोई M40 बनाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंपोजिशन को सजेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है स्ट्रेंथ के बारे में भी। तो दोस्तों, जब वो कंक्रीट बन के तैयार हो जाती है कलर मिक्सचर में, तो जब कंक्रीट बन के तैयार हो जाती है तो उसको मोल्ड में फिल किया जाता है। तो जब मोल्ड में फिल किया जाता है तो मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियां विज़िट की हुई है, करीब ऑल ओवर इंडिया 1500 to 2000 फैक्ट्रियां मैंने विज़िट की हुई है। और इस फैक्ट्रियों में मैंने ज़्यादातर 90% मैंने देखा हुआ है कि वो किसी ट्रॉबल या हाथ से लेके वो फिलअप करते हैं मोल्ड पे, तो हाथ से लेके फिलअप नहीं करना है। एक्चुअली इसका भी मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहले आपको उसको किससे फिलअप करना है, आपको कोई एक बाउल स्पून लेना है। बाउल स्पून आप देखते हैं जैसे वो नॉर्मल तौर पे मार्केट पे वो दाल डालने वाला बाउल होता है, उससे आपको कलर मिक्सचर का जो मटेरियल है उससे निकालना है। और कलर मिक्सचर जो है ना, उसको राउंड होते ही रहना चाहिए। उससे राउंड होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो फाइन मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, एक सेम रेशियो पे आप उसमें फिल कर पाएंगे। और आप जब टॉप लेयर उसमें डालते हैं मोल्ड पे, तो मोल्ड पे टॉप लेयर डालने के बाद क्या होता है कि आपका जो थिकनेस है, मतलब एक में कम जाता है, एक में ज़्यादा जाता है। अगर आप किसी ट्रॉबल से और हाथ से डालते हैं तो किसी मोल्ड में ज़्यादा चला गया तो अच्छा पेवर बन जाता है, किसी मोल्ड में कम जाता है। तो ये थोड़ा सा ये क्या होता है कि उसमें एक एक्यूरेसी हो जाती है कि आपका जो मटेरियल जा रहा है वो यूनिफॉर्म जा रहा है, कोर्स मटेरियल भी बराबर जा रहा है, फाइन मटेरियल भी बराबर जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें आप कि कलर मिक्सचर बनाते समय, जब भी आपका कलर मिक्सचर टॉप लेयर के लिए बनाते हैं तो उसको उसी में मिक्सचर में घूमने देना चाहिए। उसको निकाल के किसी तसले या बेलगान में नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसमें रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें केमिकल पड़ता है, कोई भी आप केमिकल डालते नॉर्मल तौर पे, तो उसमें क्या होता है कि या तो उसमें बहुत टाइट हो जाता है। टाइट होने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको ढीला करके रखते हैं पानी डाल के, तो उसमें क्या होता है कि फाइन मटेरियल ऊपर हो जाता है, कोर्स मटेरियल नीचे हो जाता है, जिससे कोर्स मटेरियल नीचे चला जाता है। तो जब लेबर क्या होता है फाइन मटेरियल डाल देती है टॉप लेयर में, तो कोई पेवर अच्छा बन जाता है, किसी पेवर की कॉर्नर एज वगैरह टूटने की प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है। एक नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप पेन मिक्सचर लेते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये का पेन मिक्सचर मिल जाता है। कलर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा छोटा। तो इसलिए आप कलर मिक्सचर से ही माल उठा के डालें उसमें, और किसी बाउल स्पून से ही डालें। इसका क्या एडवांटेज होता है कि अगर आप कलर मिक्सचर से माल उठा के नहीं डालते हैं, उसमें फिल करते हैं मोल्ड पे, तो उससे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है कि आपका कलर वेरिएशन आता है। और कलर वेरिएशन के साथ साथ आपके प्रोडक्ट का ब्रेकेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि फाइन मटेरियल पहले चला जाता है। तो फाइन मटेरियल में सीमेंटियस मटेरियल भी होता है, और कोर्स मटेरियल लास्ट में जाता है। तो उसमें क्या होता है, कलर वेरिएशन के साथ साथ आपके कॉर्नर और चिपिंग की समस्या होने लगती है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर आप फॉलो करें।
और दूसरा क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद जब आप डिमोल्ड करते हैं तो आपको कलर सारे यूनिफॉर्म दिखेंगे, लेकिन जिसमें कलर फाइन मटेरियल, क्योंकि कलर भी फाइन मटेरियल में आता है, जिसमें फाइन मटेरियल ज़्यादा जाता है तो उसको क्या होता है कि जब फाइन मटेरियल चला गया उसमें, तो जाने के बाद वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही रेड दिखेगा, और जिसमें कोर्स मटेरियल गया उसमें तो कलर था ही नहीं, क्योंकि कलर भी फाइन मटेरियल में आता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उसमें कलर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, एक बहुत ही ज़्यादा रेडिश दिखेगा, एक हल्का पिंकिश दिखेगा। तो कलर वेरिएशन इसी कारण से आता है, तो सबसे पहले ये सुधार करें। दूसरा इसमें दोस्तों, जब आप इसको यूज़ करते हैं मटेरियल बनाने के बाद जैसे ही आपने टॉप लेयर डाला, टॉप लेयर डालने के बाद वाइब्रेट होने जाता है, तो वाइब्रेट होने के बाद जब आपके पास मटेरियल सेकंड टेबल पे जाता है जहाँ पे बॉटम कंक्रीट फिल करते हैं, तो बॉटम कंक्रीट भी यही बनती है जो कोर्स मटेरियल होता है, करीब 10 to 12 mm भी नॉर्मल तौर पे यूज़ होता है, 20 बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, 10 to 12 mm यूज़ करते हैं, सैंड करते हैं और सीमेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें नॉर्मल तौर पे अगर आपके पास हंडी मिक्सचर है तो हंडी मिक्सचर से भी बन जाता है, अगर आपके पास पैन मिक्सचर है तो पैन मिक्सचर में भी मटेरियल बन जाता है। उसमें जो हमारा केमिकल यूज़ होता है बॉन्ड एंड ग्लेजिंग दी विनायक का, वो यूज़ होता है ओनली 200 ml। उसको यूज़ करने का क्या होता है, उसमें भी सेम होता है। अगर आपके पास हंडी मिक्सचर है तो हंडी मिक्सचर है तो उसमें सबसे पहले आपका पानी डालता है हंडी मिक्सचर में, पानी डालने के बाद क्या करता है, सारा रॉ मटेरियल डालता है। तो करीब पानी वो अप्रॉक्सीमेटली 50% पानी पहले ही पोर कर देता है, नहीं तो अगर पोर नहीं करता है उसमें पानी तो उसका मटेरियल चिपकने लगता है हंडी मिक्सचर में। हंडी मिक्सचर में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जब वो पानी डाल देता है तो अगर आप 1 बैग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं 50 kg सीमेंट, तो उसमें आप 200 ml बॉन्ड एंड ग्लेजिंग डाल दें, और बॉन्ड एंड ग्लेजिंग डालने के बाद जैसे ही वो पानी डालता है वैसे ही आपको बॉन्ड एंड ग्लेजिंग डाल देना है। पानी डालने के जस्ट बाद ही आपको 200 ml बॉन्ड एंड ग्लेजिंग डाल देना है, और वो सारा फिर उसके बाद अपना रॉ मटेरियल डाले। रॉ मटेरियल डालने के बाद उसको मिक्सिंग होने दे और अपने हिसाब से वो फिर बना सकता है। अगर आप वहीं पे पैन मिक्सचर यूज़ करते हैं तो पैन मिक्सचर में क्या होता है कि सबसे पहले आप मटेरियल डालिए, मटेरियल डालने के बाद उसको ड्राई मिक्स करिए, और ड्राई मिक्स करने के बाद उसमें सेम जैसे आप कलर मिक्सचर में 80% वाटर पहले डालना है, 20% में आप केमिकल मिलाना है। अगर आप 1 बैग सीमेंट का बना रहे हैं तो 200 ml केमिकल मिलाना है, और 200 ml केमिकल मिला करके और उसको आपको एक टार बना के अपने पैन मिक्सचर में डाल देना है। एक साथ डालेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट उतना मिक्सिंग के लिए टाइमिंग नहीं मिलेगा, मिक्स हो जाएगा लेकिन उसके लिए टाइमिंग नहीं मिलता है, क्योंकि कंक्रीट जल्दी अनलोड करनी पड़ती है। तो इस कारण से क्या होता है, अगर आप एक टार बना के डलवा देंगे तो बेटर रहेगा, उससे होमोजीनियस हो जाएगा कंक्रीट में हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद दोस्तों, जब आप उसको पोर करते हैं कंक्रीट को, और टॉप लेयर पोर करने के बाद जब आपकी बॉटम लेयर फिल होने के लिए आती है, तो अब इसमें रहता है कि पानी कितना रखें। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है कि पानी कितना रखें। तो देखिए क्या होता है, पानी का जो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना मॉइस्चर है, क्या कंक्रीट में मॉइस्चर है। कंक्रीट अगर गीली रहेगी तो पानी कम लगेगा, कोई भी चाहे आप सैंड गीली रहेगी तो पानी कम लगेगा, कोर्स मटेरियल गीला रहेगा तो पानी कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकता। बस मैं एक आपको नॉर्मली ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आप टॉप लेयर फिल करते हैं, फिल करने के बाद आप बॉटम लेयर फिल करते हैं, तो जब लास्ट तक वाइब्रेशन होके जाता है, तो लास्ट तक वाइब्रेशन होने के जाने के बाद जो मोल्ड होता है, मोल्ड मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये जो मोल्ड होता है, मोल्ड का जो सरफेस होता है, यहाँ सरफेस में हल्की स्लरी आनी चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। अब ये पानी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे हल्का स्लरी आना चाहिए। अगर इसमें स्लरी बहुत ज़्यादा आती है, पानी अगर ऊपर आने लगता है ना, तो वाटर ज़्यादा हो गया है। तो इस कारण से इसमें हल्का ऊपर स्लरी आनी चाहिए। और टॉप लेयर में कितना पानी चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ कि टॉप लेयर में क्या है, उतना ही पानी रखिए कि जिसमें टॉप लेयर की जो कलर है, कलर कंक्रीट, कलर सरफेस पे नहीं आना चाहिए। जब आप बॉटम कंक्रीट पोर करते हैं, तो बॉटम कंक्रीट पोर करने के बाद जब आप वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करने के बाद टॉप में कलर नहीं आना चाहिए, बहुत नॉर्मल कलर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पानी पूरी तरीके से बहना चालू हो जाए। तो इतना पानी रखना चाहिए। क्या पानी अगर कम रखेंगे तो सेग्रीगेशन नहीं होगा कंक्रीट का, तो पिन होल्स नहीं आएंगे एंड स्ट्रेंथ भी बहुत शानदार आएगी। तो दोस्तों ये रहा यूजर्स प्रोसेस बॉन्ड एंड ग्लेजिंग का, कि आपको जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर कैसे बनानी है ये भी मैंने बताया, बॉटम लेयर कैसे बनानी है। उसके बाद आप उसको जब मटेरियल बन के तैयार होता है तो स्टैकिंग लगा देते हैं। उसके ऊपर आप टारपोलिन या कोई आपके यहाँ अगर रिजेक्टेड कवर पड़ा हुआ है उसको भी डाल सकते हैं। टारपोलिन डालने से क्या होता है, उसका भी बेनिफिट ये होता है कि जब सीमेंट का हाइड्रेशन होता है तो जो स्टीम निकलती है, तो स्टीम से एक शानदार क्यूरिंग होती है जिसको स्टीम क्यूरिंग बोलते हैं।
तो एक तरीके से स्टीम क्यूरिंग हो जाती है कंक्रीट की, तो और शानदार स्ट्रेंथ गेन करता है। टारपोलिन डालना चाहते हैं तो उसके एडवांटेज ही होते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, इससे क्या होता है कि जब आप टारपोलिन डाल देते हैं तो जब आप डिमोल्डिंग करते हैं तो बढ़िया मोल्ड नॉर्मल रहते हैं, और डिमोल्डिंग करते समय मोल्ड की जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे डिमोल्डिंग करने में आसान रहता है, लेबर को भी समस्या नहीं होती। और दूसरा, अगर आप टारपोलिन डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात ज़रूर इसमें विशेष याद रखिएगा कि आप टारपोलिन करीब 1 आवर टू 2 आवर पहले उसको हटा दें, क्योंकि अगर 1 आवर 2 आवर पहले नहीं हटाएंगे तो क्या होता है, कंक्रीट गीली होती है, क्योंकि उसमें वाटर जो है ना वापरेट होता है, तो उसके कारण कंक्रीट गीली होती है, तो फिर थोड़ा सा कॉर्नर इस वगैरह पकड़ने के चांसेस रहते हैं टूटने के। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जब भी टारपोलिन डालें तो लेबर को आप कंसल्ट करके रखें कि करीब 1 आवर टू 2 आवर पहले टारपोलिन को हटा दें, ताकि कंक्रीट थोड़ा ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, ये रहा बॉन्ड एंड ग्लेजिंग यूज़ करने का प्रोसेस। आप इसी प्रोसेस से बनाइए। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप हमारे टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल पर्सनों का नंबर होता है, तो उसमें आप टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।